नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम के अंतर्गत विकसित वेब पोर्टल एवं चेक डैम और तालाब का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में प्रदेश के लगभग 200 विकासखंड डार्क जोन घोषित थे। हमने इसकी जांच कराई तो पता चला 1994 में सर्वे हुआ था, उस आधार पर तय किया गया। फिर राज्य सरकार ने नया अधिनियम बनाया। सभी शासकीय भवनों को रेन वाटर और कई दूसरी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की गई। हर नदी नाले के पानी को बचाने, वर्षा जल के संचयन, तालाब के पुनर्निर्माण और कई तरह के काम किए गए ताकि जल का बचाया जा सके जल को, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल पोर्टल का शुभारंभ यहां पर हुआ है और इसके साथ ही बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना के अंतर्गत मात्र 10 जनपद प्रदेश के अंदर चयनित थे, लेकिन जल की उपयोगिता और आने वाले समय में जो मांग थी, इसको ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको सभी 75 जनपदों में एक साथ लागू करना चाहिए। देखिए, मांग और आपूर्ति में जब भी असंतुलन होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। जल की मांग तो हर एक स्तर पर है, लेकिन आपूर्ति की उसकी अपनी एक सीमा है, और मांग और आपूर्ति की सीमा में जब भी विषमता हुई तो वहां पे अतिदोहित विकासखंड, क्रिटिकल विकासखंड प्रदेश के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। मुझे याद है जब हम लोग आए थे 2017 में, तब हमें ये बताया गया कि प्रदेश के अंदर लगभग 200 के आसपास विकासखंड ऐसे हैं, यानी 1/4 विकासखंड प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन विकासखंडों में जिन्हें डार्क जोन घोषित किया जा चुका है, जहां कोई ट्यूबवेल नहीं लगेगा, जहां पे कोई जल से संचालित या जल की उपयोगिता जिन उद्योगों में रहेगी, इस प्रकार के उद्योगों को कोई एनओसी नहीं मिलेगी और तमाम अन्य प्रकार की बातें थी। हमने इसकी जांच कराई कि ये चीजें कब आई, तो पता लगा ये 1994 के पहले सर्वे में इस प्रकार की चीजें आई थी। आखिर 1994 के बाद तमाम सरकारें आई थी, उन सरकारों को इस पे विचार करना चाहिए था कि हम ये अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों को एक सामान्य जनपद के रूप में फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के बृहद अभियान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कुछ प्रयास प्रारंभ भी हुए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर होने चाहिए थे न हो पाने के कारण 2000 यानी 1994 से लेकर के 2017 तक ये सभी विकासखंड डार्क जोन के रूप में जाने जाते थे। अनुमान कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसा प्रकृति और परमात्मा के वरदान से अभिसिंचित प्रदेश अगर डार्क जोन अपने को घोषित कर देगा, जहां पे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल संसाधन मौजूद है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है, यानी सतही जल भी हमारे पास मौजूद है और भूगर्भीय जल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उस सब के बावजूद अगर हमारे प्रदेश का 1/4 क्षेत्रफल डार्क जोन में आ जाए तो हम सब के लिए आसन्न संकट की चेतावनी है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि शासन, प्रशासन, विभिन्न संगठनों ने, जल समितियों ने मिलकर के आज इसमें काफी सुधार किया है, और काफी सुधार करने के साथ ही इसीलिए हम लोगों ने इस बात को तय करने के लिए प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन
अधिनियम का हम लोगों ने 2019 में एक अधिनियम इसके लिए बनाया और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी जल प्रबंधन समितियों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ ही एक प्रक्रिया प्रारंभ की कि जितने भी शासकीय भवन होंगे इन शासकीय भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हम जोड़ेंगे। मेरा शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी हैं वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ये प्रयास हमें कल पर नहीं, आज ही इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है। जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछले 3.5, पौने 4 वर्ष के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, पुराने तालाबों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जगह जगह चेक डैम बना करके बरसात में नदी और नालों में बहने वाले पानी को रोक करके उसके संरक्षण के माध्यम से हम लोग भूगर्भीय जल स्तर को उठाने का कार्य करेंगे। ये जो पवित्र कार्य हुआ है इसने बहुत सारे क्षेत्रों में जल के स्तर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। देखिए, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और इस लड़ाई में शासन की अंतर विभागीय जो समितियां हैं उन्होंने तो उनकी भूमिका थी, लेकिन इसमें हमें निर्णायक भूमिका यानी 95% मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने नियंत्रित किया है। इसके पीछे, सफलता के पीछे 2 ही कारण हैं। एक, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय बना देना, खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति, और दूसरा उन गांवों में और उन घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। ये कार्य जब ये एक साथ प्रारंभ हुआ तो इसका परिणाम सामने आया कि 95% मौतें कम हो गई हैं। शेष जो 5% से कम मौतें हैं इसको भी आने वाले समय में हम पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। रामपुर में जिलाधिकारी ने पोलियो अभियान की शुरुआत की और लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाएं। वहीं जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद एक साथ सभी जगह पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है, जो बच्चों के लिए जरूरी है। आज हम बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद आज एक साथ सब जगहों पे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो हमेशा हेल्दी बने रहें और कम से कम उस तरीके के पोलियो हमारे देश से एकदम से ख़त्म किया जा सके। आज हमने फिर से उस अभियान की शुरुआत की और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने सारे लोग हैं, जिन लोगों के बच्चे एक ख़ास वर्ग ग्रुप के 6 वर्ष तक के सारे बच्चों को लेके आए हॉस्पिटल, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे बच्चों को हम पोलियो की दवा पिला सकें और बिना किसी हिचक के। अब लगभग हमने पिछले काफ़ी समय से लोगों की सारी जो संकोच था, जो डर था, जो हिचक था, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया है। मुरादाबाद में 30 जनवरी को हुए सड़क हादसे में मृतक के परिजनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे के जिन लोगों की जान गई थी उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी। तो बजट सत्र का यानी 29 फरवरी को शुरू हो चुका है संसद का जो बजट सत्र है, और 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। कोविड-19 की महामारी के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं जनता की उम्मीदों को
जानने के लिए प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने राजधानी लखनऊ की जनता से बात की। केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है और जनता को इन बजट से आम बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। हम जनता की राय लेने के लिए जनता के बीच पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इस बजट से महिलाओं को कुछ ज्यादा उम्मीद थी। क्या लगता है कि इस बार जो कल बजट पेश होने जा रहा है केंद्र सरकार का, कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? हमको उम्मीद आ रही है कि वो हमारे लिए स्पेशल कुछ करेंगे। जो गरीब तबके या मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि उनकी इनकम कम होती है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है महंगाई की वजह से। तो महंगाई थोड़ी कम रहेगी तो या मतलब थोड़ा सा सस्ता होगा तो हम लोगों को क्या है तो इजी भी रहेगा लाइफ में। बाकी हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में चीजें महंगी हुई थी। हाँ। तो क्या लगता है कि अब सरकार से उम्मीदें हैं कि टैक्स पे जो चीजें खाने पीने की चीजें चाहे खाद्य पदार्थ हो, सब्जी हो, उन पर कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ उस पर टैक्स कम करके उनको रेट कम करे उसका? हाँ जी हाँ, करेंगे। हमें उम्मीद है क्योंकि मोदी जी शायद हम लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे या मतलब वो करेंगे। हमें उनसे उम्मीद है मोदी जी से कि वो हम लोगों के बारे में पहले बार सोचेंगे, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में और हमारे खाने पीने की खाद्य सामग्री है उस पर थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हमारे बीच और भी महिलाएं। मैम, जानना ये चाहता हूँ इस बार आपसे, आपके हस्बैंड इनकम करते हैं, रसोई आप चलाती है, होम मिनिस्टर आपको कहा जाता है, तो क्या लगता है कि जब महंगाई हो जाती है तो बजट बिगड़ता है रसोई का? बिल्कुल जी, बिगड़ता है। हाँ बिल्कुल बिगड़ता है। तो मैनेज कैसे करते हैं उसको? बस थोड़े कटौती करते हैं खर्चों में। अच्छा, खर्चों में कटौती करके आप महंगाई को एडजस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल, सरकार से क्या उम्मीद है जो बजट पेश होने जा रही कल? हमारी फेवर में होनी चाहिए। महिलाओं के फेवर में वो जो बजट के बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, यहाँ स्टूडेंट है, युवा है, इनसे जानते हैं कि क्या ओपिनियन है आपकी, सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि किन चीजों को कम करना चाहिए? आई गेस एज अ स्टूडेंट उन लोगों को थोड़ा फीस पे ध्यान देना चाहिए और डाइवर्सिटी लानी चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि सिर्फ हम लोग ज़्यादातर देखते हैं ज़्यादातर जो मेन सीरीज़ है जैसे सीए है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो दूसरी पार्ट्स होते हैं एजुकेशन पे उस पर भी फोकस करना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सरकार से उम्मीद है कि एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ाया जाए। कुछ ना कुछ हमको पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हमारे फैमिली के लिए कुछ तो सिक्योरिटी रहे हमारे को। यार जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे करता है उसी तरह हम भी टैक्स पे कर रहे हैं कंटिन्यूस लास्ट 20 ईयर से। तो उम्मीदें हैं सरकार से इस बार? यस, या बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से कि हमारे लिए भी कुछ करेगी। ये थी लखनऊ की जनता जिन्होंने अपनी राय रखी। जो सरकार कल बजट पेश करने जा रही है उनसे महिलाओं से लेकर युवा वर्ग तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पेश होने वाले बजट पर तमाम उम्मीदें रखी हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरह से इन उम्मीदों पर खरी उतरती है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। और विधान परिषद के पूर्व सभापति उपसभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को विधान परिषद का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के बाद क्या कुछ कहना है, क्या प्राथमिकताएं हैं, वो भी उन्होंने बताया और कैसे सदन को चलाया जाएगा इसको लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कुंवर मानवेंद्र जी ने पद ग्रहण किया है। हमारे साथ खुद कुंवर मानवेंद्र जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बधाई सर, चुने गए हैं सर। अभी कुछ चेंज होगा, प्लाज्मा अभी नहीं, जब वो बताएंगे तो उसके लिए एक्टिव रहिए, मतलब फ्रेम उसी हिसाब। प्राथमिकता होगी कि सदन व्यवस्थित तरीके से चले और सदन के हर सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। समाजवादी पार्टी सर हाल में ही राज्यपाल जी से मिलने गई थी, उन्होंने कहा था कि प्रोटेम स्पीकर लेके चुनाव कराया जाए। आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार तो बेईमान थी, अब राजभवन भी बेईमान हो गया, हमें न्याय नहीं दिया। देखिए, वो राजनीतिक दल हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कह सकते हैं और उनके कुछ भी कहने पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। 2004 में सर आपने प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम किया है सर, उस समय में और इस समय में क्या कठिनाई नजर आएगी? आपको लगता है कि जो है कठिनाइयाँ कुछ आएंगी सामने? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो परिस्थितियां आप लोग आज समझ रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों में पहले भी हमने इस सदन का चलाया है, सदन की सेवा की है। बजट सत्र आने वाला है, 19 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, तो क्या लगता है सर 18 से जिस तरह से सदन शुरू हो जाएगा तो तमाम चीजें रहेंगी, तो क्या विपक्ष हमेशा नहीं चलने देता है सदन में, तो किस तरह से मैनेज करेंगे सर इन सब चीजों को?
अब समय बताएगा, सदन चलने दीजिए और देखिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें भरोसा है कि हमारा प्रयास सफल होगा और सदन व्यवस्थित तरीके से चलेगा। तो कहीं ना कहीं अनुभव सर काम आएगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के रूप में आपने काम किया है, अनुभव काम आएगा सर? अनुभव भी काम आता है और व्यक्तिगत संबंध भी काम आते हैं और पीठासीन अधिकारी का स्वभाव भी काम आता है। तो हमारा स्वभाव ठीक है, हमारे संबंध प्रतिपक्ष के लोगों से व्यक्तिगत हैं। अभी सर और लोगों को अभी सदस्यता दिलानी है, उनकी शपथ ग्रहण करानी, वो कब तक हो जाएगा सर? इस विषय में 1-2 दिन में निर्णय ले लेंगे। आज वैसे हमने अहमद हसन साहब को शपथ दिला दी है और सपा से पत्र आया था तो उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में फिर से मान्यता दे दी है। आखिरी सवाल सर ये होगा कि किस तरह से आपकी जो सदन चलेगा उसको किस तरह से मैनेज करेंगे सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है कठिनाइयाँ आएंगी, काटू भरी चीज़ें जो आएंगी वो सामने आएंगी। जो कठिनाइयाँ आएंगी उनको हम फेस करेंगे ना। हमने कहा ना कि आप देखिएगा सदन चलेगा। सरकार के तमाम कामों को जिम्मेदारी दी है, उन सरकार के कामों को रुकने देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। बिल्कुल सरकार के कोई काम नहीं रोकेंगे और प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुंवर मानवेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सरकार के कामों को नहीं रुकने देंगे और सरकार के जो भी काम है वो हम करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सौरभ साथ, मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस काफी दिनों से इन अपराधियों की, इन चोरों की तलाश में थी। अधीक्षक जौनपुर महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें ब्रजेश कुमार उप निरीक्षक सतेरिया चौकी, उप निरीक्षक शुक्ला, उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, ये गोविंदास पुल के पास में चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति इटेरा की तरफ से मुगरा बास्तापुर में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पर ये लोग मिटेरा तक पहुँचते हैं और घेराबंदी कर लेते हैं। दिखाई 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं। पुलिस के रोके जाने पर भागने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल कूदकर भाग जाता है। 3 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मौके से 2 बाइक, 3 आदमी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन्हीं की निशानदेही पर अन्य 6 बाइक चोरी की और 4 मोबाइल बरामद किए जाते हैं। जो अभियुक्त हैं, एक अभियुक्त आशु सिंह जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, 2 अभियुक्त गोलपुर प्रयागराज के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के क्वारसी में अगवा हुए होम्योपैथी डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया। बता दें कि गुरुवार को डॉक्टर का अपहरण हुआ था और बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। तो बदमाशों ने डॉक्टर को छोड़ दिया, चूंकि अपहरण किया गया था। 2 दिन पहले ही डॉक्टर का अपहरण हुआ था। अब पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। तो बदमाशों की तलाश की जा रही है, क्योंकि 2 दिन पहले एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को छोड़ दिया। क्वारसी पुलिस को सूचना मिली थी कि डॉक्टर शीलेंद्र सिंह जो निवासी हैं साक्षी विहार कॉलोनी, इनका सुबह 10 बजे अपने घर से अपने क्लिनिक के इजलास पे जाते हुए किसी अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण किया गया था और फिरौती के लिए 20 लाख की फिरौती के लिए कॉल किया गया था। पुलिस ने इस सूचना पे मुकदमा दर्ज किया था और उसी के आधार पर तुरंत श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार टीम में बनाकर इसके तफ्तीश में लग गई थी पुलिस। और इस पे पुलिस ने अपने सर्विलांस और दूसरा मुखबिरी का इस्तेमाल करते हुए जो संभावित स्थान है वहाँ पे अपनी टीम भेजी और वहाँ पे निरंतर दबिश दी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के ये निरंतर दबाव के और निरंतर कार्रवाई की वजह से सुबह घर से निकले थे डेली की तरह, जो सर ने बताया, और उसके बाद में इनको जहाँ से हम निकलते हैं अपने घर से
थोड़ा सा चलने के बाद में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें एक बंदा निकला बाहर और उसने इनको धकेल के उसमें अंदर कर दिया। उसके बाद इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके करीब फ़ोन स्विच ऑफ होने के आधा घंटे बाद कॉल आती है बेटी के पास। फिर उसने कॉल नहीं उठाई थी, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो फिर उसने हमसे बोला कि पापा की कॉल आ रही है, तो हमने इधर से अपनी तरफ से की। कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी तो पूरा देश एक अनजान दुश्मन से लड़ रहा था। तो उस समय देश के डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पत्रकारों समेत कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की और अब देश की सेवा करने वालों इन लोगों को शहीद भगत सिंह गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। इस बीच कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। शहीद भगत सिंह गौरव अवार्ड एक सम्मान उन लोगों के नाम जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना जैसी भयानक महामारी के दौर में भी देश की सेवा की। वो कोरोना वॉरियर्स जिनकी वजह से इस महामारी में भी देश मजबूती के साथ खड़ा रहा। अपनी जान की फिक्र किए बिना देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। आज जो आपने बहुत ही बढ़िया जो प्रतिबिंब यहाँ पेश करा है और वो भी शहीद भगत सिंह गौरव के नाम से, क्योंकि हमारी तो संस्था का नाम ही शहीद भगत सिंह सेवा दल है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोगों को हौसला अफजाई की है और एक एक बार ये अपने आप को छोटा ना समझे, कोई भी को ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है या छोटा अवार्ड, आप वाकई पूजनीय हैं। और मैं ईश्वर से हम सारी यही कामना करें कि ये दौर ऐसा कभी ना आए। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला, प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। इस बीच डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान और मंत्री सुनील भराला को विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन हम सब इकट्ठे हुए, सबने सोचा कि नहीं, इससे हमें लड़ना है। हमने एम्स में बेड बढ़ाए, अपना ट्रॉमा सेंटर को कोविड हॉस्पिटल बनाया, कैंसर सेंटर तो झज्जर में उसको कोविड सेंटर बनाया और एम्स में एक टाइम में हमने 1700 बेड बनाए कि कभी बेड की ना कमी हो और कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। और एक समय ऐसे था जब 900 से ज़्यादा पेशेंट हम देख रहे थे, स्टाफ कोई बड़ा उतना ही स्टाफ था, उतने ही लोग थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करूँगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग कोविड वॉरियर्स हैं, सब ने मिल के काम किया। कवरेज करते करते हमारे तमाम साथी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अपना घर परिवार छोड़कर वो हमारे लिए कवर करने गए थे, ताकि हम और आपके परिवार के लोग जो घर में देख रहे हैं उन तक जागरूकता पहुँचे, उन्हें पता चले कि असल में कोरोना में करना क्या है, कोरोना होता क्या है, कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, हमारे आने वाले समय के ऊपर क्या होंगे। ये सब काम मीडिया ने बखूबी, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी मशक्कत के साथ किया है। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला ने आने वाले समय में प्रदेश सरकार के काम के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि कोरोना का खतरा टलने के बाद भी अब प्रदेश में व्यवस्थाओं को कैसे और कितनी तेजी से पटरी पर लाया जा रहा है। जी, कोरोना का संक्रमण धीमे धीमे खत्म हो रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब जरूरत जो है, जो श्रमिक थे, जो अपने घरों को जा चुके थे, वापस उन्हें रोजगार देने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक श्रमिक आयोग बना करके
उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हुए हैं, जो कोरोना काल में जिसके रोजगार चले गए हैं, नौकरी छुट्टी है और जिनको आवश्यकता रोजगार की है, उसके लिए सरकार पूरे जनपदों में लिस्टेड कर रही है। उनको उनके प्रकार बना रही है कि जो हाथ के कारीगर हैं या काम जिस प्रकार के उनके काम धाम हैं या आपके ITI है, टेक्निकल है, उस शिक्षा, इस प्रकार की श्रेणीबद्ध करके उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स ने अपना घर परिवार सब कुछ भुला दिया, देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो जज्बा दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। और इन लोगों के जज्बे को सलाम करने के लिए कोरोना वॉरियर्स को शहीद भगत सिंह गौरव अवार्ड से नवाजा गया। कोरोना महामारी में इस जज्बे को प्राइम न्यूज भी सलाम करता है। दिल्ली से स्नेह कमल, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।